पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। देश भर की सभी ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। असम में आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में होंगे शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में लिया हिस्सा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ भी की बातचीत। कोविड महामारी से उभरने सहित कई प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के प्रभाव पर किया गया विचार विमर्श। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपने मॉस्को दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 26 अप्रैल को करेंगे मुलाकात। 28 अप्रैल को यूक्रेन का करेंगे दौरा। गुटेरेस ने यूक्रेन में शांति बहाली के लिए चर्चा करने का किया था आग्रह। अफगानिस्तान में कल उत्तरी शहर कुंदूज में हुए हमले में 33 की मौत, 43 लोग जख्मी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की हमलों की निंदा। कहा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 15 रनों से मात। अंक तालिका में पहुंची शीर्ष पर। वहीं आज केकेआर के सामने गुजरात टाइटंस तो आरसीबी को चुनौती देने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद। और सीनियर एशियन कुश्ती में जारी है भारतीय पहलवानों के पदक जीतने का सिलसिला। शुक्रवार को महिला वर्ग में भारत ने जीते 3 और पदक। कुल पदकों की संख्या हुई 10। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों को और करीब लाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की 3 सड़क परियोजनाओं और रैटलवे क्वार जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजना देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के मकसद से एक पहल होगी। साथ ही प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। ये एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है। यात्रा की प्रत्येक दिशा के लिए एक सुरंग है। इन जुड़वा ट्यूबों को हर 500 मीटर पर एक क्रॉस मार्ग से जोड़ा गया है, ताकि रखरखाव और आपातकालीन निकासी के लिए उपयोग में लाया जा सके। सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत करीब 7,500 करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री रातले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। रतले जल विद्युत परियोजना 850 मेगावाट की होगी। क्वार जल विद्युत परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर तैयार होगी। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए के अधिक की लागत आएगी। क्वार जल विद्युत परियोजना
540 मेगावाट की होगी। दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वीरों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने आज असम जा रहे हैं। असम सरकार ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने और देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले राज्य के सशस्त्र बलों के कर्मियों को गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार 105 कर्मियों को सम्मानित करेगी जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इनमें असम के सुरक्षा बलों के 9 कर्मियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में असम के अनेक कर्मियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को प्रशिक्षित भी किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने स्वेच्छा से सभी देशों को कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म यानी कोविन की पेशकश की है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक वस्तु प्लेटफॉर्म के विकास के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया और उम्मीद जताई कि श्रीलंका को उचित राहत दी जाएगी ताकि वो मौजूदा संकट से बाहर आ सके। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास से भी मुलाकात की और कई प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान कोरोना महामारी से भारत की निरंतर रिकवरी और रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री और विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत के आगामी G20 की अध्यक्षता और भारत में विश्व बैंक के नेतृत्व पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी की रिकवरी के दौरान लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ लोगों की आजीविका भी बचाने के दोहरे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला रहा है जिसमें 1.85 बिलियन से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के रोड मैप पर भी प्रकाश डाला। और वॉशिंगटन में प्रेस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर हुए हैं। I see more and more windows of opportunities opening rather than keep an arm's distance saying you've calibrated your position on Russia. Doesn't seem like you are getting closer to us. No, we understand. In fact, even today I have voiced it. Every bettering of relationship with US each time, this recognition that there is a friend there, but that friend's geographical location is got to be understood, and a friend cannot be weakened for any reason. और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2527 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1656 लोग ठीक हुए हैं, जिससे कोरोना से हो रही रिकवरी दर वर्तमान में 98.75% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.50% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.56% पर आ गई है। देश भर में अब तक 83.42 करोड़ कुल परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,55,179 परीक्षण किए गए। देश में कोरोना के 15,079 एक्टिव केसेस हैं। टीकाकरण की बात की जाए तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187.46 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं कल शाम 7 बजे तक 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में
कल कोरोना के 1042 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राजधानी में अभी 3253 सक्रिय मामले हैं और दैनिक संक्रमण दर 4.64% है। पिछले 24 घंटों में 757 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे महामारी शुरू होने के बाद से कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 18,43,282 हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत बताई गई है। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। और देश में खेल का स्तर जमीनी स्तर पर मजबूत हो और युवाओं की खेल से जुड़ी तमाम बारीकियों पर पकड़ बनी रहे, इसको लेकर शुरू हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण रविवार से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू होगा, जहां एक बार फिर पदक जीतने की होड़ इस प्रतियोगिता को और भी ज्यादा रोमांचक बनाएगी। इन खेलों का सजीव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पूरी तरह से तैयार है। इन खेलों की मेजबानी बेंगलुरु स्थित जैन विश्वविद्यालय करेगा। इन खेलों में इस बार 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के 4000 से ज्यादा एथलीट 20 खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल सहित कई अन्य खेलों में 257 स्वर्ण पदकों के लिए संघर्ष की तस्वीर इन खेलों को एक नया रोमांच देगी। हालांकि इस बार 2 नए खेल मलखंब और योगासन आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। इन खेलों को लेकर जहां तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी और उनके कोच भी इन खेलों में बेहतर प्रदर्शन की बात को सामने रख रहे हैं। खेलो इंडिया जो है बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट हुई है। इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेल पाते हैं, लेकिन खेलो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। हमारी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी है कि हम चैंपियन के दावेदार हैं और हमारी जो टीम है उसका भी हमने अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि हम सबको बीट करें। हमारे पूल में हिमाचल एंड एमजी केरला यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी टीम है। लास्ट टाइम भी हमारे साथ वो हुआ था मैच, बट हमने उनको बीट किया था और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन बने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में केवल युवा एथलीट ही नहीं बल्कि मंझे हुए खिलाड़ी भी सामने होंगे, जिसमें तैराक श्री हरिनटराज, स्प्रिंटर दूती चंद, निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने हैं। साल 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी थी, जहां इस विश्वविद्यालय ने 46 पदक हासिल किए थे, जिसमें 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक थे। लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से चुनौती सामने होगी और देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार कौन सा विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों को मात देते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल करता है। इस बार ये प्रतियोगिताएं और भी रोमांचित होंगी क्योंकि इसमें 2 नए गेम शामिल किए गए हैं, जिसमें मलखंब और योगा को भी यहाँ जगह दी गई है और ये इन खेलों की बारीकियों को बताने का एक अच्छा मंच है। न केवल 2021 का ये यूनिवर्सिटी गेम उन नए खिलाड़ियों के लिए नई सौगात लेकर के आएगा जो आने वाले समय में देश के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में शिरकत करके देश का न केवल नाम रोशन करेंगे बल्कि उनको बड़े पदक दिलाने में कामयाब होंगे। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और अगले 10 दिन के इस रोमांचक खेल के रोमांचक परिणाम पर होगी हमारी नजर। मेरे सहयोगी स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बैंगलोर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त बेंगलुरु से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। मुकेश नमस्कार। और मैं देख सकता हूं कि आपके साथ 2 खिलाड़ी मेरे ख्याल से मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए सीधे। हाँ बिल्कुल, आपसे मैं बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हो गया और इन खिलाड़ियों को और इनके कोचेस को और जो यहाँ के जो स्टाफ्स हैं उनसे मैं आपको सीधे रूबरू करूँ। पहले हम खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की? बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इस खेलो इंडिया से जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो सिलेक्शन होगा वो इसी कंपटीशन से होगा।
जो टॉप के 3 प्लेयर्स होंगे उनको मौका मिलेगा खेलो इंडिया के थ्रू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए। लगता है आपके अब सपने पूरे हो रहे हैं क्योंकि खेलो इंडिया आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आपको काफी मौका है। हाँ, एकदम बराबर है। मौका मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक जो ओपन कैटेगरी रहता है उससे बहुत जल्दी इधर मौका मिलता है इंटरनेशनल्स के लिए। बिल्कुल, कुछ कोच भी हैं, ये खिलाड़ी भी रहे, किस तरह से देखते हैं और पूरा कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं खेलो इंडिया इस समय शूटिंग रेंज को, तो कितना बड़ा मौका है। और आज एज ए खिलाड़ी आप क्या फील करते थे और आप जब आप इसको पूरा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे टाइम पे ये खेलो इंडिया गेम्स नहीं थे और मैं भी खेलो इंडिया में ऐसा चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ से जाके बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा मेडल्स लेके आए। शूटिंग ये ऐसा गेम है जो अभी बहुत ज़्यादा इसमें प्लेयर्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा शूटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे टाइम पे जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेला गया था, पर अभी खेलो इंडिया जब जैसे प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ये एक जरिया बन गया कि हाँ इसमें हम प्ले करेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। बड़े प्लेयर भी खेल रहे हैं, अलावेला अरविंद, दिव्यांश परमार, जब यहीं से निकल करके आया अब इनको इनके बीच में खेलता हुआ देख के इनका मोटिवेशन बढ़ेगा। यस यस यस, ऑफ कोर्स जो बिगनर्स है उनके लिए एक अलग से बन जाता है प्लेटफॉर्म कि हाँ कि जो ओलंपियन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो बिगनर्स आते हैं, जो भी नेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ट्रायल देते और एक सिलेक्शन होता है, फिर उसमें बाद में मेडल्स आते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये खेलो इंडिया जरूरी है और सब प्लेयर के लिए खेलना चाहिए। असीम, बिल्कुल देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि कितना जरूरी है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये बच्चे आपसे जब ये गेम शुरू हो जाएंगे तो इसके लिए ये ट्रायल यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को अमली जामा पहना रहे हैं। बहुत ही बड़ा मौका है इन खिलाड़ियों के लिए। और मैं बताऊं, हमने जिस यूनिवर्सिटी में जाकर देखा, जैन यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा इवेंट वहां किए जाएंगे, तो वहां पर जो तैयारियां, ओपनिंग सेरेमनी जहां होगी वहां पर तैयारियां अलग से चल रही हैं। तो बड़ा उत्साह है सिटी में। और ये जो युवा बच्चे हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग 4000 बच्चे 200 यूनिवर्सिटी से आएंगे, 20,000 प्रतियोगिताएं होंगी, तो एक अलग माहौल, एक अलग जलवा देखने को मिलेगा। और यहीं से निकल करके कई नामचीन सितारे जो अपनी चमक बिखेरेंगे, क्योंकि मंच इनके लिए तैयार हो चुका है। अब चमक बिखेरने वाले खिलाड़ी, और यहां से खिलाड़ी कई बार मिले, मनु भाकर जैसे खिलाड़ी इसी मंच की देन है जो देश के लिए आज ओलंपिक में न केवल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं असीम, और यहां से काफी कुछ निकल करके आएगा। और जो सरकार की ये स्कीम्स है, सरकार का ये जो पहल है, इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। खेलो इंडिया की बात करें, यूथ की बात करें, गेम्स की बात करें, फिर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो काफी कुछ यहां से है इनके लिए असीम। और यहां पर इनके लिए संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ज्यादा मुकेश, अगर मैं ये कहूं कि विशेष आकर्षण के तौर पर 2 खेलों को जोड़ा गया है, देसी खेलों को जोड़ा गया है, एक तो मल्लखंभ है और दूसरा योगासन, कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल असीम, इन दोनों खेलों की अगर बात करें तो ये काफ़ी रोमांचक होते हैं। इनके लिए खास प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। मलखम आप देखिए जिस तरह से वहाँ पर जो कंटेस्टेंट है वो परफॉर्म करते हैं, एक पोल को लेकर के वो अपना पूरा का पूरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। और जो उसी के साथ साथ योगा को आप देखिए, योगा एक बहुत बड़ा इस समय मुकाम लेता जा रहा है। और योगा को टेक्निकली कितना साउंडफुल बनाया जा सकता है, कितना ज़्यादा यूथ के अंदर उसका प्रसार और प्रचार कर, ना केवल आपको हेल्दी रखता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छा रखता है, साथ ही साथ इसको जब गेम के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इसका विस्तार और ज्यादा बढ़े, हर बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ये खेल खेला जाए, लोग अपनी डे टू डे रूटीन बेसिस में इसको इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से इन खेलों के माध्यम से इनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये बच्चे, मैं देख रहा था कल भरी धूप में जिस तरह से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे थे, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी थे, तो हमें बड़ा रोमांचित लग रहा था कि ऐसे नए खेल आने से हमें जब इतनी एक्साइटमेंट है, तो ये जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, जब इनको हम टेलीविजन पे दूरदर्शन के माध्यम से डिस्प्ले करते हुए देखेंगे, तो ना केवल जनता के बीच में एक जागरूकता जाएगी, बल्कि यहां पर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। उनके लिए जो विंडो है और ओपन हो जाएगी, वो खिलाड़ी भी ना केवल आने वाले समय में खेल रत्न अवार्ड्स में शामिल होंगे, उनको भी बड़े मुकाम दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बेंगलुरु से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आईपीएल की। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 15 रन से हराकर इस सीजन की अपनी 5वीं जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच
मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोश बटलर के 116 रन की शतकीय पारी के दम पर 2 विकेट पर 222 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट खोकर 207 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से सफल गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मैच में 3 विकेट हासिल किए। राजस्थान की टीम जीत के साथ ही 10 अंक और मजबूत रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। और आज के मैचेस की बात की जाए तो आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना केकेआर की टीम के साथ मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। केकेआर को पिछले 2 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला भी मुंबई में खेला जाएगा, जो ब्रिबॉर्न स्टेडियम में आयोजित होगा। इस मैच में आरसीबी की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर होगी। आरसीबी का इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो उन्होंने 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में आरसीबी की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को शानदार 18 रनों से मात दी थी, जिसमें कप्तान फैफ डु प्लेसिस की शानदार पारी शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर बात की जाए तो उनकी शुरुआत भले ही इस सीजन में खराब देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से टीम अभी तक लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी है। बात कुश्ती की जाए तो अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। अंशु को फाइनल में विश्व चैंपियन जापान की खिलाड़ी सकुराई से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले साल अंशु ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसी के साथ उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में अपना तीसरा पदक भी हासिल किया। फाइनल तक के सफर में अंशु ने शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल से पहले के तीनों मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाया। अंशु ने 2020 में भारत में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई थी। इसके बाद उन्होंने पिछले साल अलमाटी में 57 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया था। अंशु ने पहले मैच में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सिंगापुर की खिलाड़ी को पटकनी दी। सेमीफाइनल में मंगोलिया की खिलाड़ी की चुनौती को 2 मिनट 12 सेकंड में खत्म कर दिया। वहीं 62 किलोग्राम वर्ग में भारत की मनीषा ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। मनीषा ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया की खिलाड़ी को हराने में सफलता पाई। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस अगले सप्ताह मॉस्को की यात्रा करेंगे, जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुतेरेस ने इस सप्ताह पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पत्र लिखकर मॉस्को और कीव में उनकी अगवानी करने और यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने पर चर्चा करने को कहा था। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता कार्यालय की ओर से कहा गया है कि गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे। बयान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव रूस के विदेश मंत्री सर्गे लेवारोव के साथ बैठक करेंगे और साथ में भोजन भी करेंगे। गुटेरेस 26 अप्रैल को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 28 अप्रैल को गुटेरेस यूक्रेन का भी दौरा करेंगे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। गुटेरेस यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता देने पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। खबर अफगानिस्तान से है, जहां शुक्रवार को एक और बम धमाके में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य लोग घायल हो गए। ये धमाका उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हुआ। गुरुवार को मज़ार शरीफ में हुए बम धमाके के बाद ये युद्ध से तबाह हुए देश में घातक आतंकी हमलों की श्रृंखला में एक नया धमाका है। तालिबान के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि कुंदूज के इमाम साहिब जिले में शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद में विस्फोट हुआ। प्रांतीय सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख ने धमाके में लोग हताहत होने की जानकारी तो दी ही, साथ ही लेकिन धमाके पर विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। वहीं कुंदूज के इस धमाके की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले गुरुवार को मज़ार शरीफ में एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल और एक शिक्षा केंद्र पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले के बाद धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर कई और हमले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बारबरा वुडवर्ड ने बयान में कहा है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मज़ार शरीफ में सहदुकान मस्जिद पर हुए भयानक आतंकवादी हमले और कुंदूज में हुए एक अलग आतंकी हमले की कठोर शब्दों में निंदा की है। इन दोनों आतंकी हमलों की जिम्मेदारी
IS खुरासान ने ली है, जो कि इस्लामिक स्टेट इराक से संबद्ध इकाई है। खबर अमेरिका से है, जहां एक और शूटिंग की घटना सामने आई है। वॉशिंगटन DC में एक स्कूल के पास एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर 3 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर की तलाश जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। भारतीय सिने जगत के महानतम फिल्मकारों में से एक भारत रत्न सत्यजीत रे की आज पुण्यतिथि है। वे उन चुनिंदा भारतीय फिल्म निर्माताओं में से एक थे जिनकी शैली को पूरी दुनिया ने सराहा और सम्मानित किया। सत्यजीत रे को व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। सत्यजीत रे ने अपने करियर में कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें 36 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 गोल्डन लायन, 1 गोल्डन बेयर, 2 सिल्वर बेयर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और समारोह में कई अतिरिक्त पुरस्कार और 1992 में ऑस्कर का मानद पुरस्कार शामिल है। भारत सरकार उन्हें 1992 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें 1956 के कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज पुरस्कार भी शामिल था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। विभिन्न शैलियों में चित्रकारी के पेशेवर कलाकारों और चित्रकारी के शौकीनों को एक मंच पर लाने के लिए इस कला उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आर्ट फेस्टिवल में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर सहित 24 राज्यों के 250 से अधिक चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। 150 से अधिक स्कूली बच्चे भी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि यह महोत्सव कलाकारों और कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महामारी के 2 साल के दौरान इस उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सका। आयोजकों ने कहा कि इससे कलाकार को अपनी कला का प्रचार करने में भी मदद मिल रही है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी भी आ रहे हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।